Hello, friends and students. So, my name is Rakesh Solanki, and I am a computer teacher in HD Public School, Bahu Akbarpur, Rohtak. And we have made two videos of chapter 1, and this is the third part of chapter 1. And of course, this video is for the 8th class computer subject. Okay, and in today's part, we will learn about drones, wearable computers, and artificial intelligence. So let's start now. So in the previous two videos, we have talked a lot about different technologies like virtual reality, 3D printing, Kindle, cloud storage, and robotics. And in this part, we will cover these three topics: drones, wearable computers, and artificial intelligence. So let's move to the page up to where we have covered. Okay. So last time we talked about the robotics and now we are starting with the drones. तो सबसे पहले तो ड्रोन्स क्या होते हैं, आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहे हैं यहाँ पर. ओके, तो जो ये ड्रोन्स होते हैं क्या होते हैं, आजकल आपने देखे होंगे छोटे छोटे कुछ ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं टॉयज टाइप में. ओके, जो हवा में उड़ सकते हैं बगैर किसी पायलट के. ठीक है, पहले तो जैसे एरोप्लेन्स होते थे, उड़ने वाली चीज़ें में हमारे पास, ठीक है, या हेलीकॉप्टर्स होते थे, बट उनको उड़ाने के लिए क्या, एक तो बहुत साइज में बहुत बड़े होते थे और एक किसी पर्सन की, पायलट की ज़रूरत पड़ती थी. बट अब आजकल क्या है, ये छोटे छोटे ड्रोन्स आ गए हैं, उड़ने वाले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं. ठीक है, जो रिमोट कंट्रोल की हेल्प से जिनको कंट्रोल कर सकते हैं हम. ओके, ये हवा में उड़ते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग साइज और शेप के आते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिखे होते हैं, बट इनको उड़ाने के लिए किसी पर्सन को इसमें बैठने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, पर्सन कोई भी पर्सन या तो रिमोट कंट्रोल से इनको उड़ा सकता है, या फिर इनमें ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि आपको यहाँ से यहाँ फ्लाई करना है, तो ये उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग खुद ब खुद उड़ते रहते हैं बगैर किसी चीज़ से टकराए. ओके, तो इनके अंदर ऐसे सेंसर्स वगैरह लगाए जाते हैं. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है जिसकी वजह से ये उड़ पाते हैं और किसी और चीज़ से भी नहीं टकराते. ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन्स बोलते हैं. तो इन्हीं के बारे में चलो अब हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं डिटेल में. एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड बिना मैन के, एरियल हवा में उड़ने वाले व्हीकल्स. तो ये ड्रोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिना किसी मैन के हवा में उड़ने वाले व्हीकल्स होते हैं. ऑल्सो कोल्ड एज ड्रोन, और इन्हीं को हम ड्रोन्स भी कहते हैं. इज एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट क्या होता है, जो हवा में उड़ते हैं उनको ही एयरक्राफ्ट बोलते हैं. तो ये ऐसे एयरक्राफ्ट हैं दैट फ्लाइज विदाउट ए पायलट, जो बिना किसी पायलट के उड़ते हैं. पायलट अब्रॉड मतलब बहुत दूर तक ये उड़ सकते हैं बिना किसी पायलट के. अ ड्रोन इज ईदर ऑपरेटेड वाया अ रिमोट कंट्रोल, ये जो ड्रोन होते हैं इनको या तो किसी रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और हैज़ ऑटो ड्रिवन कंट्रोल्स इन इट, या फिर इसमें ऐसे अपने आप ड्राइव करने वाले कंट्रोल्स लगा दिए जाते हैं, मतलब ऐसे डिवाइसेस हम अटैच कर देते हैं, सेंसर्स वगैरह. ठीक है, और इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं कि ये खुद ब खुद उड़ते रहते हैं. इट इज़ मेनली यूज इन एग्रीकल्चर. अब इनका जो मेन यूज़ होता है कहाँ होता है, एग्रीकल्चर में होता है, मिलिट्री में होता है, एरियल फोटोग्राफी, जैसे हवा से जब फोटोग्राफी करनी हो ऊपर से, कोई शॉट लेना है हमें ऊपर से, ज़मीन का नीचे की तरफ का शॉट लेना है, तो उसके लिए इसका यूज होता है. सर्विलेंस एरियाज और सर्विलांस एरियाज, ऐसे एरिया जहाँ पर हमें निगरानी रखनी हो, नज़र रखनी हो. ठीक है, तो ऐसे एरियाज में भी इनका यूज़ किया जाता है नज़र रखने के लिए किसी पर. ओके, सो ड्रोन्स परफॉर्म द फंक्शन एज पर देयर रोल्स इन स्पेसिफिक एरियाज. जो ड्रोन्स होते हैं वो अपने फंक्शंस कहाँ परफॉर्म करते हैं, या तो किसी स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया मतलब किसी स्पेशल फील्ड में, सच एज जैसे टारगेटिंग एंड डिकोय, लॉजिस्टिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, एंड
कमर्शियल यूएवीज यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है, जैसे टारगेटिंग या डिकोय में या लॉजिस्टिक्स में, जहाँ खुद सोचना पड़ता है, कुछ कोई काम करना पड़ता है सोच समझ कर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या कमर्शियल ये व्हीकल्स आते हैं, उड़ने वाले व्हीकल्स जो हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यूज फॉर डेटा कलेक्शन, या डेटा को कलेक्ट करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। जैसे ये हवा में उड़ते रहते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं और वहाँ से डेटा, डिफरेंट टाइप का डेटा इकट्ठा करते रहते हैं, जैसे वहाँ की पिक्स ले ली, वीडियोस बना लिया, या फिर वहाँ का टेम्परेचर नोट कर लिया। टेम्परेचर नोट करने के लिए ऑफ कोर्स इनमें सेंसर्स वगैरह लगे होंगे, ठीक है, वहाँ पर विंड कितनी स्पीड से ब्लो कर रही है। तो इस टाइप की कोई बहुत तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ये उड़ उड़ कर अलग अलग जगह पर वहाँ से कलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप की जो ड्रोन्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। Now, it began with analog controls and eventually to a microcontrollers. अब जो ये है इनकी शुरुआत होती है डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। कुछ ऐसे आते हैं जिनमें एनालॉग कंट्रोल होता है। एनालॉग कंट्रोल कौन सा होता है, जैसे आप हवा में हम रिमोट ले लेते हैं हाथ में और फिर उसमें एक हैंडल लगा होता है जॉयस्टिक जैसा, ठीक है। तो जिस उसको हम ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मूव कराते हैं जॉयस्टिक को, तो उसी डायरेक्शन में हमारा ये उड़ता है। तो उनकी हेल्प से भी हम कंट्रोल करते हैं। या फिर माइक्रो कंट्रोलर्स लगे होते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे कंट्रोलर्स लगे होते हैं, उनकी हेल्प से ये कंट्रोल होता रहता है। या फिर सिस्टम ऑन ए चिप, इसको शॉर्ट में हम एसओसी बोलते हैं, मतलब एक छोटी सी चिप इसमें लग जाती है जो कंप्यूटराइज चिप होती है, वो इसको कंट्रोल करती है। या फिर सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, एसबीसी बोलते हैं शॉर्ट में, मतलब एक सिंपल छोटा सा बोर्ड। आजकल जैसे कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि पूरा कंप्यूटर एक छोटे से बोर्ड पर बनाया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, एसबीसी। तो ऐसे कंप्यूटर लगा दिए जाते हैं, वो इसको कंट्रोल करते हैं। ओके, द एयरक्राफ्ट, मतलब हर तरह के जो ये ड्रोन्स हैं वो आते हैं। द एयरक्राफ्ट स्टेट एंड पोजीशन, अब इन एयरक्राफ्ट की जो स्टेट है, मतलब ये किस स्थिति में है, और पोजीशन किस जगह पर है, इज ट्रैक बाय पोजीशन एंड मूवमेंट सेंसर। तो उसके लिए इसमें कुछ सेंसर लगे होते हैं जो इसकी पोजीशन को नोट करते हैं, उसकी स्टेट को, मूवमेंट को, ये अभी एक जगह रुके हुए हैं या मूविंग है, ठीक है, या कैसे हैं, तो इसकी मूवमेंट को और पोजीशन को वो नोट करते रहते हैं, सेंस करते रहते हैं। तो ऐसे जो सेंसर लगे होते हैं। ओके, देयर आर सम नॉन कोऑपरेटिव सेंसर, कुछ ऐसे नॉन कोऑपरेटिव सेंसर्स भी होते हैं जो आपस में तो एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता उनका, बट वो अपने काम करते हैं। विच आर एबल टू डिटेक्ट टारगेट्स ऑटोनोमसली, तो जो अपने आप ही टारगेट को डिटेक्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। एंड दे आर यूज टू सेपरेशन, यूज्ड फॉर सेपरेशन अश्योरेंस एंड कोलिजन अवॉइडेंस। और वो जो सेंसर होते हैं वो क्या करते हैं, इसको सेपरेट रखने का काम करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से, और इस बात की अश्योरिटी देते हैं, मतलब इस बात के लिए अश्योर करते हैं कि कोलिजन मतलब टकराव ना हो, अवॉइडेंस का मतलब बचाओ, तो इस टकराव से बचाने के लिए, ठीक है, जो ये सेंसर होते हैं वो वर्क करते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो इनको किसी दूसरी चीज़ से टकराने नहीं देते, ठीक है। तो वो सेंसर डिटेक्ट कर देता है कि कोई और ऑब्जेक्ट तो इनके पास नहीं है। जैसे इसमें से कुछ रेज निकलती रहती है चारों डायरेक्शन में, दिखती नहीं है, इनविजिबल रेज होती हैं, तो वो जब कोई चीज़ होगी तो वो जब टकरा के वापस आती हैं तो उनको वापस आने में कितना टाइम लगा, उससे इनको ये पता लग जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट इनसे कितनी दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उनकी हेल्प से इनको ये पता लगता रहता है। यूएवी सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड फ्लाइट स्टैक और ऑटो पायलट। अब इनके अंदर एक सॉफ्टवेयर भी डाला जाता है, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, फ्लाइट स्टैक और या फिर ऑटो पायलट। तो कुछ भी नाम दे देते हैं, कुछ लोग फ्लाइट स्टैक बोलते हैं, कुछ ऑटो पायलट बोलते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि देखो इसके अंदर एक कंप्यूटर, मैंने बताया ना, चाहे वो एसओसी की फॉर्म में हो, एसबीसी की फॉर्म में हो, ठीक है, तो एक कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर है तो सॉफ्टवेयर भी होगा, और वो सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, ऑटो पायलट या फ्लाइट स्टैक। वो सॉफ्टवेयर ही इसकी वर्किंग को कंट्रोल करता है। दीज आर रियल टाइम सिस्टम्स। अब इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डलते हैं वो क्या होता है, वो रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं। रियल टाइम सिस्टम को क्या होता है, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑन द स्पॉट
इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसके बेस पर कोई डिसीजन लेते हैं, आगे एक्शन क्या परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करते हैं। दैट रेस्पॉन्ड टू रैपिडली चेंजिंग डेटा। जो अब इनके पास जो डेटा आता रहता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे इसकी मूवमेंट चेंज होगी तो अलग डेटा आएगा कि अब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर है इससे, हो सकता है दूर दूर हो, बट 2 सेकंड बाद हो सकता है कोई चीज़ पास आ जाए तो नया डेटा आ गया। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर चला गया है तो हो सकता है वहाँ पे एयर प्रेशर बढ़ गया हो, नीचे है तो एयर प्रेशर कम है, जो भी है। तो ये कॉन्टिन्यूसली इसके पास ये जो सेंसर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के डेटा कलेक्ट करते रहते हैं, तो इसके पास जो डेटा आता है तो बार बार बहुत तेज स्पीड से बदलता रहता है। तो ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो उस डेटा के अकॉर्डिंग इसको बताते रहते हैं कि अब आपने क्या करना है। ओके, सो नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ द ड्रोन टेक्नोलॉजीज। तो अब कुछ ड्रोन टेक्नोलॉजीज जो आजकल मार्केट में चल रही हैं उनकी कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बीइंग यूज वर्ल्ड वाइड, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज हो रहे हैं। तो कुछ नेम लिखे हैं, जैसे माइक्रोकॉप्टर के नाम से ड्रोन्स आते हैं, RQ-9 रिपर के नाम से आते हैं, रेस्पबेरी पीस के नाम से आते हैं, ठीक है, बीगल बोर्ड्स, आर्डू पायलट। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रोन्स हैं जो अभी फ़िलहाल अवेलेबल है। इनके अलावा भी और बहुत से हैं, बट ये कुछ जो आजकल ज़्यादा पॉपुलर्स हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, तो ड्रोन्स तो ये होते हैं, ये हमने समझ लिया। अब इनका अच्छा ड्रोन्स का जो यूज होता है इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इन ड्रोन्स के साथ ही हम कुछ और डिवाइसेस भी अटैच कर सकते हैं, जैसे कोई कैमरा लगा दिया जो रिकॉर्डिंग करता रहेगा, जहाँ जहाँ जाएंगे वो चीज़ें रिकॉर्ड होती रहेंगी। ठीक है, और ये उसको रिकॉर्डिंग को साथ साथ सेंड करता जाएगा इंटरनेट के थ्रू। तो ये इंटरनेट इसमें होता है अवेलेबल, तो ये इंटरनेट के थ्रू इस जो भी कैप्चर कर रहा है उसको कहीं दूसरे बंदे के पास भेजता रहता है, जिस जो इसको का ओनर है। ओके, तो वो वहाँ पर देखता रहता है, ये जहाँ भी जा रहा है जो भी कैप्चर कर रहा है उसको कॉन्टिन्यूसली दिखता रहता है कि अब ये कहाँ पहुँच गया है, क्या कैप्चर कर रहा है। या और भी जैसे टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के डिवाइसेस इसमें अटैच किया जा सकता है, तो डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस इसमें अटैच किए जा सकते हैं। वो डेटा लेते रहते हैं और इंटरनेट के थ्रू वो डेटा यूज़र तक, जो इसका ओनर है, उस तक पहुँचता रहता है। ओके, सो नाउ वियरेबल कंप्यूटर्स। वियरेबल कंप्यूटर्स क्या होता है? वियरेबल मतलब जिसको पहना जा सके, ऐसा कंप्यूटर जिसको हम पहन सकें। ओके, तो ये क्या होते हैं? वियरेबल कंप्यूटर्स और वियरेबल डिवाइसेस आर एक कैटेगरी, ये कंप्यूटर की ही एक कैटेगरी होती है ऑफ टेक डिवाइसेस दैट कैन बी वोन बाय कंज्यूमर्स। ये ऐसे डिवाइस होते हैं, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है डिवाइसेस की जिनको हम पहन सकते हैं, या जो कंज्यूमर है वो पहन सकता है। अंडर, विद और टॉप, नीचे भी पहन सकता है, विद का मतलब उनके साथ पहन सकता है, और टॉप मतलब उनके ऊपर, किसके? ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स के। तो क्लोथ्स के साथ भी इनको पहना जा सकता है, क्लोथ्स के नीचे भी पहना जा सकता है, क्लोथ के ऊपर भी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिवाइस आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको क्लोथ्स के नीचे पहनना पड़ता है, किसी को क्लोथ्स के ऊपर और किसी को क्लोथ्स के साथ। सच डिवाइसेस ऑफन प्रोवाइड यूजर्स विद इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस। ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं वो ज़्यादातर डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो यूजर्स को हेल्थ और फिटनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि उसकी हेल्थ कैसी है, फिटनेस कैसी है। या सोशल मीडिया के बारे में, यानी सोशल मीडिया मतलब जैसे फेसबुक वगैरह चलाते हैं हम, या व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं, तो जो भी मैसेज वगैरह आते हैं वो उनको बताते रहते हैं। टेक फोटोज, फोटो लेने का भी काम कर सकते हैं ये डिवाइसेस। सर्विलेंस, किसी पर नज़र रखने का काम कर सकते हैं। नेविगेशन मैप्स, आपको रास्ता दिखा सकते हैं। इनके अंदर मैप्स लगे होते हैं, जैसे गूगल मैप्स होते हैं ना, तो इनके अंदर भी वो फैसिलिटी होती है। तो आप कहीं गुम हो जाओ तो आप उनको डिफरेंट डिफरेंट मेथड है बताने की, बोल कर बता सकते हो, या इनकी स्क्रीन पर टैप करके बता सकते हो कि आपको कहाँ जाना है। आपने जैसे किसी दूसरे शहर का नाम रख दिया, ये आपको रास्ता दिखाते हैं। आपने जैसे मोबाइल्स में यूज किए होंगे, इन डिवाइसेस में भी वही फैसिलिटी होती है। लिसन टू म्यूजिक, आप इनसे सॉन्ग सुन सकते हैं। एक्सेस ईमेल्स, अपने ईमेल्स को चेक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एंड मच मोर। और इसके अलावा भी और बहुत सारे काम इनके द्वारा किए जा सकते हैं। तो जो ये वेयरेबल कंप्यूटर होते हैं, ये इतने सारे काम करने के काम आते हैं। सम ऑफ दीज डिवाइसेस आर some of these devices also allows user to even place calls without being connected to a smartphone।
कुछ डिवाइस तो ऐसे भी होते हैं जिनको स्मार्टफोन से भी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फिर भी आप डायरेक्टली इनसे कॉल कर सकते हो। इनके अंदर एक ऑप्शन मिलता है, यानी जो सिम कार्ड होता है आपका वो उसी के अंदर लग जाता है और फिर डायरेक्ट आप इससे कॉल कर सकते हो विदाउट एनी स्मार्टफोन। डायरेक्ट इन्हीं जो डिवाइसेस होते हैं जैसे स्मार्ट वॉचेज वगैरह आजकल कुछ ऐसी आती हैं जिनके अंदर आप सिम इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। सिम उसी में लग जाता है जो आपका मोबाइल का सिम कार्ड होता है, तो उसके बाद फिर आप डायरेक्ट उनसे ही कॉल भी कर सकते हो। Okay, so now the next is smart watches and fitness bands are most widely known and used types of wearable computer। तो जो wearable computer devices हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो क्या है, स्मार्ट वॉचेज और फिटनेस बैंड्स। कुछ ऐसे बैंड्स आते हैं जिनको हाथ पर बांध सकते हैं, जैसे ये रहा एक फिटनेस बैंड, ठीक है। यहाँ पर आपको एक स्मार्ट वॉच नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये जो है इनको हम हाथों में पहन सकते हैं। यहाँ पे भी है एक हमारे पास स्मार्ट वॉच, ठीक है। सो तो ज़्यादातर पॉपुलर वैसे तो यही है पहनने वालों में, तो इनको हम पहन सकते हैं ना अपने हाथ पर, जैसे रिस्ट पर पहन लिया जाता है इनको। सच डिवाइसेस आर ऑलमोस्ट ऑल इन ऑलवेज ऑन मोड, मीनिंग देयर इज नो नीड टू टर्न दैम ऑन और ऑफ। ये जो डिवाइसेस होते हैं ये मोस्टली ऐसे होते हैं जिनको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, ये हमेशा ही ऑन रहते हैं, ठीक है। दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू योर फोन, और ये हमेशा आपके फ़ोन से कनेक्ट रहते हैं। एंड आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग न्यू फिजिकल एक्टिविटीज, और ये लगातार फिजिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहते हैं, मतलब उनको देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ इनके आसपास हो रही होती हैं। और चेकिंग ईमेल्स, या ईमेल्स को भी कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहते हैं। अदर नोटिफिकेशन, या आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन जैसे फ़ोन में आते हैं ना आपके पास नोटिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट, तो ऐसे ही इसमें भी इनके अंदर भी नोटिफिकेशन को चेक किया जा सकता है। तो जैसे मान लो आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया तो यहाँ पे शो हो जाएगा ए न्यू मैसेज रिसीव्ड ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, इनकी स्क्रीन्स पर। या फिर कोई इसमें हल्की सी रिंगटोन बज जाएगी तो उससे पता लग जाएगा कि हाँ कोई मैसेज आया। तो ये डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशंस आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। Multitasking is another great feature allowing users to switch from one application to another without ever exiting the current one। इनके अंदर मल्टीटास्किंग का भी फीचर होता है। मल्टीटास्किंग एक्चुअली क्या होता है, मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा, टास्क का मतलब काम करना, तो ये एक साथ दो काम भी कर सकते हैं। जैसे ये जो रिस्ट बैंड है ये आपको नोटिफिकेशन तो दिखाता ही है, साथ साथ आपकी हार्ट बीट्स वगैरह को भी कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है कि आपका दिल कितनी तेज़ स्पीड से धड़क रहा है। इवन तो ये आपके स्टेप्स को भी काउंट करता है, जब आप चलते हो ना तो ये उनको भी काउंट करता रहता है कि आप कितने कदम चले हो। अंदर इधर आपको पता नहीं चलता, तो एक साथ मल्टीटास्किंग करता है, तो और विदाउट किसी एक काम को छोड़े बिना, मतलब उससे बाहर निकले बिना, एग्जिट का मतलब, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली सारे कामों को एक साथ ये कर पाते हैं। तो ये इनका एक बहुत ही ग्रेट फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है। द स्विचिंग बिटवीन यूजिंग वन फीचर टू अनदर इज सीमलेस, और इनका जो एक फीचर से दूसरे फीचर पर स्विच करना, मतलब दोनों कामों को एक साथ करना। अब जैसे देखो एक्चुअली जब ये एक साथ काम करते हैं तो एक साथ में काम तो रियल में एक ही करते हैं, बट इतनी जल्दी जल्दी, जैसे जब स्टेप्स हैं इसने फटाफट आपने एक स्टेप रखा उसी टाइम काउंट कर लिया, फिर साथ में ये दूसरा वर्क करने चला गया, जैसे हार्ट बीट को मेजर करने, फिर हार्ट बीट को भी मेजर कर लिया ब्लिंक करते ही, और फिर अगर कोई नोटिफिकेशन आया तो वो भी जल्दी से आपको शो कर दिया, फिर से दोबारा स्टेप्स काउंट करने लगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करते हैं, तो ये इतना फास्ट होता है इनका स्विचिंग करना, जो बिल्कुल सीमलेस होता है, मतलब हमें पता भी नहीं चलता कि ये अलग अलग कामों को कर रहे हैं बार बार जाकर। तो यूं लगता है जैसे कॉन्टिन्यूसली ये उन सभी कामों को एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो पॉपुलरली यूज्ड वियरेबल गैजेट्स आर, तो आजकल जो बहुत पॉपुलर गैजेट्स हैं जिनको पहना जा सकता है वो कौन कौन से हैं। रिस्ट बैंड है, जिस बैंड मैंने बताया था, जैसे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में। एक्टिविटी ट्रैकर एंड स्लीप बैंड, तो आमतौर पर इनमें जो रिस्ट बैंड में आते हैं वो क्या आते हैं, आपकी एक्टिविटी को, जैसे मैंने ना आपके स्टेप काउंट्स करना, आपकी हार्ट बीट्स का रेट काउंट करना, ब्लड प्रेशर को चेक करना, मेंटेन नहीं करते, चेक करते रहता है कि कितना है आपका ब्लड प्रेशर इस वक्त, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को नोट करते रहते हैं। द फिटबिट बैंड, एक फिटबिट बैंड आते हैं, इनका काम स्पेशली आपसे केवल हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही ट्रैक करना होता है, ठीक है। और ये साथ साथ आपको इंस्ट्रक्शन भी देते रहते हैं, जैसे आप बहुत देर से अगर आराम कर रहे हो तो एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि आप इतने घंटे से
उठे नहीं हो, कहीं हिले नहीं हो तो थोड़ा सा घूम फिर लें, ठीक है। या आपने ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया तो भी वो कर देगा कि इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आप इसको रोक लें। तो ये होते हैं फिटबिट बैंड जो फिटनेस के लिए पहने जाते हैं। उसके बाद गूगल ग्लासेस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल ग्लासेस होते हैं उनके साथ ही यहाँ पे लग जाते हैं। इसमें यहाँ पे जैसे कॉर्नर पर आप देख सकते हो ये छोटी सी स्क्रीन है, तो जब आप इसको पीछे से यहाँ पे पहनोगे तो इस स्क्रीन पर बहुत तरह की इंफॉर्मेशन दिखाई देती रहती है, तो साथ साथ आप वो चीज़ें भी देख सकते हो। और इस स्क्रीन पर आप, क्योंकि ये वैसे तो यूँ लग रहा है जैसे छोटी सी स्क्रीन होगी इस पर क्या दिखेगा, बट क्योंकि जब हम इसको पहनते हैं तो ये आइज़ के बिल्कुल पास आ जाती है, तो यही छोटी सी स्क्रीन बहुत बड़ी होती है, तो इसमें जो भी होता है ना हमें काफ़ी बड़ा बड़ा ही दिखता है। और साथ साथ ये जो स्पेस बच गया इधर ग्लासेस में, यहाँ से हम दूसरी चीज़ों को भी देख सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही स्मार्ट ग्लासेस होते हैं। तो ये भी कनेक्ट हो सकते हैं आपके, जैसे फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है ये। और इसकी स्क्रीन जो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर जो भी चल रहा होता है या कोई मैसेज आता है तो वो आपको यहीं पर डिस्प्ले हो जाता है, तो आपको बगैर फ़ोन उठाए आप यहीं पर डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है रिस्ट वॉचेज, तो हमने बताया था जैसे यहाँ पे है तो अलग अलग कंपनियों के आते हैं, जैसे मोटो 360 एप्पल की वॉच आती है, गैलेक्सी गियर के नाम से वॉच आती हैं, ठीक है। तो ये स्मार्ट वॉचेज होती है, ये भी आपकी कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाती है, टाइम तो आपको साथ साथ दिखाती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज जिनके बारे में हमने पहले बात की थी अभी, वो सारी ये परफॉर्म कर सकती हैं। उसके बाद है मोटोरोला कनेक्ट कॉइन, तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो, तो ये है एक मोटोरोला कनेक्ट कॉइन। तो इसको क्या होता है, रिंग में हम डाल लेते हैं और ये जो होता है एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है हमें अपने फ़ोन में, फिर ये उसके साथ आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या है, एक बार कनेक्ट होने के बाद अगर मान लो आपकी, क्योंकि आपने इस की रिंग में डाल दिया है, तो आपकी अगर जो कीज़ हैं वो कहीं आप रख के भूल गए या गिर गई, तो आप उसको ढूंढ सकते हो। कैसे, तो आपके फ़ोन की ऐप में जाओगे तो वहाँ पर आप ट्रैक करने का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये जो है वो इसमें लाइट ब्लिंक करने लगेगी और ये कुछ साउंड आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप वो साउंड सुनकर वहाँ पर जा सकते हो, या लाइट आपको दिख जाए तो जैसे लाइट अंधेरा कर सकते हो तो इसकी लाइट जलेगी तो ये क्लियरली दिख जाएगा, अच्छा ये वहाँ पे रखा है, तो इसको ढूंढने में आपकी हेल्प करता है। इससे फ़ोन को भी ढूंढ सकते हैं। एक्चुअली होता क्या, यहाँ पर ये एक छोटा सा बटन है, तो जब आपने फ़ोन एक बार बस फ़ोन से कनेक्ट करना होता है, उसके बाद आप फ़ोन कहीं रख के भूल गए तो इस बटन को जब भी प्रेस करोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिंग करने लगेगा उसी टाइम पे, तो आप फ़ोन तक पहुँच जाओगे, ठीक है, कि कहाँ पे है वो। सो ये होता है मोटरोला कनेक्ट कॉइन। उसके अलावा है गूगल कार्डबोर्ड, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है गूगल कार्डबोर्ड। एक्चुअली इसका नाम क्यों रखा गया ऐसा, ये कार्डबोर्ड से बना हुआ था, सिंपल जो गत्ता होता है ना आपका, उससे नॉर्म बना होता है, काफ़ी सस्ता भी आता है। और इसका काम क्या होता है, जैसे इसको ऐसे जैसे इन्हें आईज पर पहन लिया ना स्पेक्स की जगह पे, ऐसे पहन लेते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आप अपने फ़ोन को रख सकते हो। उसको फ़ोन को रखने के बाद जब इसको आप ऐसे पहनते हो तो आपको आपका फ़ोन ही ऐसे बहुत बड़ी स्क्रीन जैसा नज़र आता है। तो आप जब अपने फ़ोन पे कोई भी चीज़ वीडियो वगैरह कुछ भी देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप थिएटर के अंदर बैठ के बहुत बड़ी स्क्रीन पर उसको देख रहे हो, ठीक है। तो आपका एक छोटा सा फ़ोन आपको ऐसा फील कराएगा कि आप जैसे थिएटर में बैठकर कोई मूवी देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो ये होते हैं हमारे गूगल कार्डबोर्ड, ठीक है। तो ये बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो वियरेबल हैं। अब इसके बाद है डिस्पाइट बीइंग सो पॉपुलर, अब ये जो डिवाइसेस आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं, बट पॉपुलर होने के बावजूद भी, डिस्पाइट का मतलब इनके बावजूद भी, एंड एफिशिएंट, ये काम करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है, तो एफिशिएंट भी है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अपने काम करने में। वियरेबल डिवाइसेस ऑफन हैव एनोइंग पावर मैनेजमेंट, लेकिन इनके अंदर कुछ कमियां भी हैं, एक बहुत गुस्सा दिलाने वाली, एनोइंग का मतलब जो जिससे गुस्सा आए, पावर मैनेजमेंट। अब क्योंकि देखो ये छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, इनके अंदर जो बैटरी होती है वो भी बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो इनको बार बार रिचार्ज करना पड़ता है, ये ज़्यादा देर काम नहीं कर पाते कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, क्योंकि छोटी सी बैटरी होती है, आपने रिचार्ज किया वो थोड़ी 2 4 5 10 घंटे बाद वो फिर खत्म हो जाते हैं, आपको फिर से उसको चार्ज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो इनके अंदर एनोइंग पावर मैनेजमेंट होती है। हीट डिसिपेशन, अब क्योंकि ये बैटरी से चलते हैं, यानी बैटरी में क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी से जो भी चीज़ चलती है वो क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करती है, तो इनमें से हीट भी निकल सकती है, गर्म भी हो जाते हैं। तो जैसे ये स्मार्ट वॉच पहन रखे तो आपको थोड़ी देर बाद हीट महसूस होनी शुरू हो जाती है अपने हैंड्स पर, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर इनकम्पैटिबिलिटी, और इनके जो सॉफ्टवेयर है ना, इनके लिए ज़्यादा सॉफ्टवेयर भी नहीं आते अभी आजकल, अभी आने वाले टाइम में तो धीरे धीरे बनते जाएंगे, सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, बट अभी ज़्यादा सॉफ्टवेयर भी नहीं होते जो आप इनमें डाल सको इनको
यूज कर पाओ। तो जो स्पेशल फीचर बस आपको वहाँ से मिल जाते हैं, बट अलग से एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर बहुत कम मिल पाते हैं कि आप बाद में, जैसे अभी तो मोबाइल में ना ऐप्स बाद आप इतनी सारी ऐप्स होती हैं, तो जैसा भी काम करना हो हर काम के लिए बस ऐप को इंस्टॉल करो, मोबाइल आपका वही वाला काम करना स्टार्ट कर देगा। तो बट इनके लिए इतनी ज़्यादा ऐप्स वगैरह नहीं आती, एप्लीकेशंस नहीं आती, सॉफ्टवेयर नहीं आते। नेक्स्ट इज पुअर नेटवर्क मैनेजमेंट इशू। और एक इनमें जो नेटवर्किंग का भी थोड़ा इशू होता है, जैसे स्मार्ट वो फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ता है इनको, बट अगर आपका स्मार्टफोन थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे चला जाए तो भी ये वर्क नहीं करते। मोस्टली ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट होते हैं आपके फ़ोन से, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत रहती है, फ़ोन से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे चला जाए, 5 से 10 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस अगर हो जाए तो फिर ये कनेक्शन इनका टूट जाता है फ़ोन के साथ। और फ़ोन से, क्योंकि स्मार्टफोन के साथ मिलकर ही वर्क करते हैं, तो फिर ये वर्क भी नहीं कर पाते। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इनके साथ साथ, हालांकि बहुत अच्छे काम भी करते हैं बट कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एब्रिविएटेड एज एआई, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है एआई भी बोलते हैं इसको हम, इज एन इंटेलिजेंस प्रोसेस्ड बाय मशीन, सॉरी possessed बाय। इसका मतलब क्या? मशीन possessed का मतलब होता है अधिकार होना, या किसी चीज की, किसी के पास कोई चीज होना। तो मशीनों के पास इंटेलिजेंस का होना ही क्या कहलाता है? एआई। एआई का मतलब है कि इंटेलिजेंट मशीन्स यूजिंग कंप्यूटर साइंस का यूज करके सच इंटेलिजेंट मशीन्स आर क्रिएटेड। हम ऐसे इंटेलिजेंट मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमंस। वो मशीनें कैसे रिएक्ट करेंगी? जैसे ह्यूमंस करते हैं, इंसान रिएक्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी बातों को सुन सके, समझ सके, हम जो कह रहे हैं वैसा ही काम वो कर पाएँ, हमें सुनकर समझकर हमारे इशारों को समझ पाएँ, ठीक है। तो ऐसी इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्निक का नाम है, टेक्नोलॉजी का नाम है, जिसकी हेल्प से हम मशीन्स को इंटेलिजेंट बना सकते हैं। AI has become an essential part of technology. AI जो है आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ही जरूरी पार्ट बन गया है। यानी AI के बिना टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम पहले ही इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बना चुके हैं, अब उसको और आगे बढ़ाने के लिए AI चाहिए। अब AI ही इसको और आगे बढ़ा सकती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री टुडे, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है उसके लिए AI जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई है। अब जितनी भी टेक्नोलॉजी आगे आने वाली है उन सब के अंदर AI होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होंगे। हमारे जितने भी डिवाइस अब आगे फ्यूचर में बनने वाले हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हुआ करेंगे, हमारी हर बातों को समझा करेंगे। अब हमें उन पे बटन वटन दबाने की भी शायद ज़रूरत ना पड़े, केवल जैसे हम एक दूसरे को बताते हैं कोई काम, ऐसे उनको बताएंगे तो वो समझ जाएंगे। इवन तो इशारे भी हमारे समझने लग जाया करेंगे, ठीक है। फ्रॉम सीरी टू प्लेइंग चेस प्रॉब्लम। एक सीरी सॉफ्टवेयर आता है, जो एप्पल के फ़ोन्स होते हैं उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी बातों को सुन सकता है, समझ सकता है। तो आप उसको कोई भी काम बोलो, ठीक है। जैसे सपोज करो आप उसको बोलो कि टुडे आई विल गो 30 मिनट्स लेट, सो सेंड ए मैसेज टू माई वाइफ दैट आई विल कम 30 मिनट्स लेट। आप बस वैसे बोलो, वो ये सुनेगा और ऑटोमेटिकली आपकी वाइफ के पास मैसेज भेज देगा कि आई विल कम 30 मिनट्स लेट टुडे। ओके, तो ये मैसेज चला जाएगा, फिर आपको दिखा देगा कि मैंने मैसेज भेज दिया है, और बोल के बता देगा आई हैव सेंट द मैसेज टू योर वाइफ दैट यू विल कम 30 मिनट्स लेट टुडे। ओके, तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कहने पर काम करता है, आपकी साउंड को सुनता है, पहचानता है। जैसे आप नॉर्मल बंदे से कोई बात कर रहे हो, ऐसा लगता है जैसे आपकी फ़ोन जो है वो आपकी सारी बातें समझता हो। ओके, तो ये सीरी क्या है? उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर ही जो उसके अंदर डला हुआ है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? सीरी। ओके, सो उस सीरी से लेकर प्लेइंग चेस प्रॉब्लम्स, जब चेस खेलते हैं ना, तो चेस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, जिससे जब आप तो बहुत सोच सकते हो कि अगर मैं नहीं, जब हम चेस खेलते हैं तो ऐसा सोचते हैं ना, अगर मैं नहीं, मैं ये वाली अगर हाथी को आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला जो दूसरी गोटी है वो मुझे काट देगी,
ठीक है, ये सैनिक मार देगा या घोड़ा इसको मार देगा। तो हम बहुत तरह से सोचते हैं, तो ऐसे ही वो सॉफ्टवेयर होता है, वो भी ऐसे ही सोचता है कि नहीं मैं ये चलूंगा तो ये हो जाएगा, ये चलेगा तो ये इसने ये जो चला ये शायद मेरे इसको मारने के लिए चला है। ठीक है, तो ऐसे वो सोच सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर। तो आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सीरीज से लेकर चेस खेलने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें से लेकर हर जगह लगभग वो आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हर जगह होने लगा है। तो अभी हमने आज जो बहुत सारे डिवाइसेस पढ़े ना, जैसे शुरू में वी आर पढ़े थे, ठीक है, तो वी आर के अंदर भी कुछ हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। रोबोटिक्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा होता है, हमने रोबोट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही रोबोट बिल्कुल ह्यूमन जैसे एक्टिविटी कर पाते हैं। ओके, और ये जो स्मार्ट गैजेट्स है इनके अंदर भी कहीं काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। सो यूजिंग आर्टिफिशियल और एआई मशीन्स आर डिज़ाइन टू लर्न। अब एआई जो मशीन्स हैं उनको यूज करके उनको लर्न करना सिखाया जाता है, अंडरस्टैंड समझना किसी चीज़ को सिखाया जाता है, थिंक सोचना, प्लान बनाना, और मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट, और दूसरे ऑब्जेक्ट को ऐसा सोच समझकर मैनिपुलेट करना सिखाया जा सकता है। नॉलेज इंजीनियरिंग इज नॉलेज इंजीनियरिंग इज द कोर पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन पार्ट है वो नॉलेज इंजीनियरिंग, मतलब नॉलेज को हम किस तरीके से यूज करें उसी से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना पाते हैं। एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हैं उस सॉफ्टवेयर में हम मेन बात क्या करते हैं, मेन काम यही होता है कि वो सॉफ्टवेयर बनाते वक्त हमें यही देखना होता है कि नॉलेज को कैसे यूज करना है। ओके, इन रियल वर्ल्ड, तो रियल वर्ल्ड में एआई टेक्निक हैज unimaginable volume of knowledge which keeps on changing constantly। तो हमारे जो रियल वर्ल्ड में जो एआई टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगी हैं नॉलेज को। तो ये जो एआई टेक्निक्स है हमारे आसपास की जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होने वाली नॉलेज है उसी का यूज़ करती है और उसी के बेस पर डिसीजन लेती है। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट बिलो आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एआई। तो एआई का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है वो कुछ यहाँ पर एरियाज बताए गए हैं। जैसे गेमिंग के अंदर होता है। एआई इज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ गेमिंग वर्ल्ड। तो आजकल जो हम गेम्स खेलते हैं मोबाइल्स वगैरह में, ठीक है, अपने कंप्यूटर्स पर, उनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया एआई। इट टेक्स एन इंपॉर्टेंट रोल where machine needs to think of large number of possible position based on heuristic knowledge। तो यहाँ पर जो मशीन्स होती हैं एआई की हेल्प से जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही होती है गेम में उसके बेस पर डिसीजन लेती है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो आप हर बार देखते हो जैसे जो गेम्स खेलते हो तो उसमें जैसे कोई आपका अपोनेंट्स है, अपोजिट जो कंप्यूटर चला रहा होता है जिसको कोई कैरेक्टर्स है, वो हमेशा एक जैसा बिहेव नहीं करते, अलग अलग, कभी वो लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, कभी कोई राइट साइड से आ रहा है। नेक्स्ट टाइम आप गेम खेलोगे तो जरूरी नहीं है वो बिल्कुल वैसे ही आए जैसे लास्ट टाइम आया था। जो पुराने गेम्स होते थे उसमें ऐसा ही होता था कि वो हर बार गेम बिल्कुल सेम उसी तरीके से चलता था। बट आजकल क्या होने लगा, जो गेम्स के जो अपोजिट कैरेक्टर्स है ना जिनको सॉफ्टवेयर हैंडल करता है, तो वो कैरेक्टर्स भी सिचुएशन के बेस पर वो रिएक्ट करते हैं कि अब उनको इधर से आना चाहिए, इधर से आना चाहिए, ताकि हमें गेम रियल वर्ल्ड जैसा लगे। अब रियल वर्ल्ड में हमें पहले नहीं पता था कि कौन कहाँ से आएगा, ठीक है, तो वैसा ही इनमें होने लगा है। नाउ एक्सपर्ट सिस्टम, कुछ स्पेशल सिस्टम भी बनाए जा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से जिनका काम कोई स्पेशल काम करना ही हो। जैसे इट इज यूज्ड व्हेन मशीन्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन और एडवाइस टू यूजर ऑन ए स्पेसिफिक एरिया। कई बार हम ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो हमें किसी स्पेसिफिक फील्ड में हमें क्या दे, एडवाइस दे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे, जो भी हम जानना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में हमें बताए। तो उसके लिए भी हम एआई का यूज करते हैं ऐसे सिस्टम बनाने के लिए। एक्सपर्ट सिस्टम जो हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बहुत डिटेल में हर तरह की नॉलेज दे पाए, जो भी हम उससे पूछे फटाफट हमें बता पाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एआई का यूज करते हैं। रोबोट्स बनाने के लिए तो हमने पहले भी बताया था, तो बहुत सारा कुछ है, इसको आप पढ़ लेना, वो मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में सारा कुछ। तो रोबोट्स बनाने के लिए तो हम एआई का यूज करते हैं, उसी की वजह से जो रोबोट्स हैं बिल्कुल ह्यूमंस की तरह बिहेव कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्पीच रिकॉग्निशन।
हमारी भाषा को, जैसे पहले के कंप्यूटर्स होते थे, आपने देखे हैं जो अब तक भी कंप्यूटर्स हम यूज कर रहे हैं मोस्टली, वो हमारी स्पीच को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। मतलब हम उनको बोल के कुछ कहें, जैसे मैं बोलूँ कंप्यूटर स्टार्ट हो जा, मुझे काम करना है, तो वो स्टार्ट हो जाए, फिर उसको मैं बोलूँ ये वाली एप्लीकेशन ओपन कर ले, तो नहीं कर सकते ना। उनको कीबोर्ड या माउस से हमें कमांड्स देनी पड़ती है, वो हमारी आवाज़ को नहीं पहचान पाते कि हम क्या कहना चाह रहे हैं उनको। ओके, रिकॉर्ड तो कर सकते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर तो आते हैं, आप जो भी बोलोगे वो रिकॉर्ड कर लेंगे, बट उसे समझ नहीं सकते कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और उसको समझ के वही काम कर दे जो हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम ऐसे सॉफ्टवेयर या डिवाइसेस बना सकते हैं जो स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सके। ओके, तो हमारी स्पीच को और उसी के अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन फिर परफॉर्म कर सके। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फील्ड है जिसमें हम मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा बनाने की कि मशीन बिल्कुल ह्यूमंस की तरह बिहेव करे। ओके, सो ये हमारा जो आज कंप्लीट चैप्टर हो गया है, जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ा जो आजकल चल रही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। नाउ वी विल मीट इन some other new chapter. Okay, till then, bye bye, take care, stay at home, stay safe.